जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप बंद रहिए, भैया को बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। एक काम जो रह गया था, मंच का शुभारंभ जो कि संयोग में सबसे अंतिम में हो रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे गार्जियन, सबसे बुजुर्ग इस सभा में आप ही दिख रहे हैं, आपसे अनुरोध करेंगे कि आप मंच पर आए और आप ही अपने हाथों से इस फीते को काट कर इसका शुभारंभ करें और अपना आशीर्वाद हम सबों को दें। जी आएगा। और जो हमारे बड़े भाई या छोटे भाई लोग जो पाम के पेड़ के नीचे जो छाया में बैठे हुए हैं, उनसे भी विशेष आग्रह करेंगे कि आप यदि संभव हो तो आगे खाली कुर्सियों पे आ जाएं, ताकि आपसे आई टू आई कांटेक्ट करके हम संवाद कर सकें। वहां से आपको हम देख नहीं पाते हैं, आपके नजरों में नजर नहीं मिला पाते हैं और आपसे संवाद जिस हिसाब से हम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए विशेष अनुरोध है कि आप भी आगे आ जाए और यदि क्रांति की राह पर हम लोग चले तो थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा सहना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा। सफलता निश्चित रूप से एक दिन मिलेगी। और मीडिया बंधुओं को छोड़कर बाकी जितने भी साथी हैं, एक बार मंच पे जो विराजमान है उनके अलावा जो लोग मंच पर है मंच खाली कर दें और वो जो बाहर कुर्सियां हैं जो मंच पर विराजमान है वो बैठे रहें और जो बाकी जो कुर्सियां हैं उन पर बैठे हैं, ताकि हम अपनी बात को सहजता से रख सकें। मधुबिया सीधा देखा सामने। बाबू भाई जरा मोबाइल धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण किया जाए। आज बोकारो के चांस नगर अंतर्गत राम राज्य हाउस में आयोजित भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत में भाग लेने आए मंच पर विराजमान बड़े भाई सागर माथा जी जो कि ब्रह्मश्री युवा मंच के अध्यक्ष हैं, माननीय श्री अरुण शर्मा जी जो स्वामी सहजानंद सरस्वती मंच के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बड़े भाई श्री राकेश मधु जी, माननीय सुबोध सिंह जी, प्रखर वक्ता भाई कौशल किशोर जी, मंच का संचालन कर रहे भाई राकेश शर्मा जी और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भाई समरेश चौधरी जी और उनकी पूरी टीम, और आप सबों के अलावा एक विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा
इस राम राज्य पार्क के ऑनर माननीय श्री गौरव जी के प्रति, जिनके सहयोग से आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए और इस पुनीत कार्यक्रम में हम लोग भाग ले सके, विशेष रूप से आप सबों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आखिर इस संगठन के नाम के पीछे उद्देश्य क्या है। बहुत सारी वक्ता अपनी अपनी बात रखे, अपना अपना मंतव्य रखे और सबने अपने हिसाब से बहुत तरीके से, बहुत सहजता से अपनी अपनी वेदना को प्रकट किया, अपनी बातों को रखा। उन तमाम वक्ताओं के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। यह समझने की आवश्यकता है कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन क्यों? एकता की जगह पर कुछ और भी हो सकता, एकता की जगह पर कोई और भी शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता था, अधिकार, संरक्षण या और भी बहुत कुछ। लेकिन मित्रों, ये समझना जरूरी है कि एकता शब्द में इतनी ताकत है कि यदि इतने से मांस जिसके शरीर में होता है, चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया में यदि एकता बना ले तो शेर का खाल उधेड़ सकती है। एकता में इतनी ताकत होती है। समस्या हमारी यही है कि हम एक नहीं, हम एक नहीं है। इसीलिए आज शेरों के ऊपर गीदड़ राज करने लग गया। हमें एक होने की आवश्यकता है। समरेश भाई बहुत सहजता से, बहुत शालीनता से अपनी वेदना को प्रकट किए, लेकिन उनके एक एक शब्द में बहुत तकलीफ था, बहुत पीड़ा थी। घबराने की जरूरत नहीं, समय लगता है सोए हुए समाज को जगाने में, लेकिन सोए हुए समाज को जगाने में समय लगता है। उस समाज को जगाने में बहुत ज्यादा समय लगता है जो जानबूझकर सोया हुआ है, जो मटियाए हुए है, जो सोया हुआ नहीं, जो जागना नहीं चाहता, उसको जगाने में थोड़ा और समय लगता है। सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी समाज को जगाने में थोड़ा और समय लगता है। मैं अपना ही उदाहरण दूं, क्योंकि आपकी पीड़ा में समझ रहा हूं। पिछले 1 महीने से आप गांव गांव जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, घर घर जाकर लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं, लोगों को यह समझा रहे हैं कि हमारे समाज की भी एक बैठक है जहां पर हम आपसे चर्चा करेंगे कैसे हमारा समाज का उत्थान हो, कैसे हम सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक रूप से सक्षम बने और आपके उम्मीद के मुताबिक लोग नहीं पहुंचे। छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। आज के 8 वर्ष पहले, उससे पहले और जाना चाहूंगा, क्योंकि पहली बार इस बोकारो की धरती पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप सबों के बीच में चंद शब्द कहने का। 16 साल 2 वर्ष की उम्र में, अब तो सेना में भर्ती की न्यूनतम आयु 17.5 कर दी गई, लेकिन जब मैं भर्ती हुआ था 2002 में, उस समय 16 वर्ष की उम्र में लोग भारतीय सेना में भर्ती हो सकते थे। 10th पास करने के बाद, मैट्रिक पास करते ही वर्दी से लगाव था, देश से लगाव था, एक जज्बा, जुनून मेरे भीतर भी था। 16 साल 2 महीने की उम्र में हम भारतीय सेना में भर्ती हो गए। आर्टिलरी, जिसको तोपखाना कहा जाता है। हमारे बड़े भाई साहब यहां बैठे हुए हैं, ये हमारे पिताजी से भी जुड़े हुए हैं, जानते हैं। 8 वर्ष मां भारती की हमने सेवा की, अपने जीवन का बहुमूल्य समय 8 वर्ष अपने इस देश के लिए लगाया और संयोगवश 1 साल ट्रेनिंग की नासिक में, 6 महीने इलाहाबाद, 6 महीने बीकानेर कैंप और बाकी का 6 साल 3 महीना जम्मू कश्मीर के पुंछ, रजौरी, मेंढर, कुपवाड़ा, बारामूला, इन्हीं सेक्टरों में देश की सेवा करते रहे।
हमने ये भी अवसर देखा। मुझे लगा कि मेरे हिस्से में जितनी देश की सेवा करने लिखी थी हमने कर लिया। अब समाज के लिए भी कुछ सोचने की जरूरत है। और हमने स्वेच्छा से 8 वर्ष सेवा करने के बाद रिजाइन दे दिया और तब से इस समाज को जगाने में लगा। आज हम लोग बोकारो में यदि पहुंचे तो लगभग 3000 सभा और सम्मेलन इस तरह से हम इसके पहले कर चुके हैं। बिहार के कोई ऐसा जिला, 38 जिला में कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा प्रखंड नहीं बचा है। झारखंड के भी कई जिलों में कई कार्यक्रम हुए हैं, गिरिडीह में हुए हैं, देवघर में हुए हैं, रांची में हुए हैं, डाल्टनगंज में हुआ है, चतरा में हुआ है, धनबाद में हुआ है। संयोग बस बोकारो में नहीं हुआ। अब बोकारो में भी हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली सेंट्रल, गुरुग्राम, सैकड़ों कार्यक्रम दिल्ली में भी हुए। एक समय ऐसा था कि मैं अपने घर से 100 किलोमीटर गाड़ी चलाकर निकलता था और लगभग 500 लोगों को फोन करके जाता था कि सामाजिक मुद्दों पर हम लोगों को चर्चा करनी है। घर से दरी रखकर, घर से बैनर रख के, घर से डीजल पेट्रोल जला के और 100 किलोमीटर खुद से गाड़ी चला के, और जब पटना के गांधी मैदान पहुंचता था 500 लोगों को आमंत्रित करने के बाद, तो वहां जब पहुंचता था तो 5 लोग भी मुश्किल पहुंचे। उस समय हमारा हौसला कितना टूटा। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई वर्षों तक चला, 3-4 वर्षों तक चला। कभी 5 लोग, कभी 10 लोग, कभी 15 लोग। लेकिन रामधारी श्री दिनकर जी की उस पंक्ति को याद रखिए कि बंधुओं के ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाओ कर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। एक दिन वैसा भी हुआ कि हमने अपने से फोन करके, खुद से कॉल करके किसी को आमंत्रण नहीं दिया। और विगत 7 नवंबर 2019 को पटना के गांधी मैदान में इतिहास की सबसे बड़ी रैली हुई, पटना जातिगत रैली, और उसमें लाखों की संख्या में प्रमुख समाज के लोग एकत्रित हुए। जानकारी नहीं कब गए, कब निकले, कैसे। यहाँ जब मैं आया तब मुझे जानकारी मिली कि यहाँ के लोग गए थे। और केवल यही तो नहीं, अमेरिका में रहने वाले लोग भी स्पेशल छुट्टी लेकर उस कार्यक्रम में भाग लेने आए। क्योंकि भारतीय जन आंदोलन के इतिहास में पहली बार आपके समाज की रैली पटना के गांधी मैदान में हुई थी, जिसमें लाखों की संख्या में प्रमुख समाज के लोग अपनी अपनी बात को, सामाजिक एकता को परिलक्षित करने आए थे। तो धैर्य रखना है, और यदि आपके भीतर विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती है। और ये आप जो लोग देख रहे हैं, आपने यहाँ एक खूंटा गाड़ दिया, आपने एक संदेश दे दिया है। आज जब आप रोड शो कर रहे थे पीला गमछा लेकर और पीला झंडा बांधकर, जब आप बोकारो में जब आप रोड शो कर रहे थे, चास में जब आप रोड शो कर रहे थे, सैकड़ों बाइक और 4 व्हीलर के साथ, जय परशुराम के नारों के साथ, तो मेरे मन में एक ही बात बार बार आ रही थी कि भगवान परशुराम का नाम लेकर हम लोग दुनिया में छा गए। और पीला गमछा वालों को देखकर हेमंत सोरेन जी बोले कि ये परशुराम वंशज है। ये लगा आपने मैसेज दिया, आपने संदेश दे दिया कि भाई हम जिंदा हैं, हमारा भी अस्तित्व है, और अभी आगे लड़ाई लड़ने के लिए हम सक्षम है और लड़ाई लड़ेंगे। कुछ मुद्दों पर बात अभी चल रही थी, जैसे भाई सबरेज जी कह रहे थे दहेज प्रथा को लेकर। और ये सवाल केवल एक मंच से नहीं, हर एक मंच से लगभग 3000 से अधिक हमने सभा सम्मेलन किया। एक भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के बैनर पे आप गूगल पे सर्च कीजिए, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन या भूमिहार ब्राह्मण आशुतोष कुमार, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए।
हर जगह आपको हजारों वीडियो मिलेंगे जो अलग अलग कार्यक्रम के हैं। कोई ऐसा मंच नहीं जिस मंच से दहेज प्रथा के प्रति लोग अपनी आवाज नहीं उठाते, लेकिन इसका समाधान तो हमें खुद नहीं दिखता है। जहां भी जाते हैं जिनकी 3-4 बेटियां होती हैं और संयोग से बेचारे अगर गरीब हो तो उनके पिताजी हमसे जरूर मिलने आते हैं, कहते हैं अफसोस जी दहेज प्रथा के लिए आवाज उठाए। समझ नहीं आता कि अपनी बेटी की शादी में कैसे करें। और आपके यहाँ दहेज का प्रचलन भी बाकी समाज से ज्यादा है। जैसे उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, 2002 में मैं भर्ती हुआ, 2003 में हमारी शादी हुई और हमारे साथ 2002 में एक महतो जी भी भर्ती हुए थे, उनकी भी शादी 2003 में हुई। दोनों हम लोग छुट्टी लेकर गए थे शादी करने के लिए। उस वक्त मुझे दहेज के रूप में 2 लाख रुपया मिला था और महतो जी को 1.5 लाख रुपया। आर्मी वालों का उस समय यही रेट चल रहा था, रेटे में चलता है। आज कितना रेट है? 10 से 15 के बीच में। और अगर बाबूजी के सरकारी नौकरी शहर में मकान है तो उससे ऊपर आज ये रेट चल रहा है। लेकिन आज भी यदि किसी महतो समाज में या किसी अन्य समाज में यदि कोई लड़का आर्मी में भर्ती हो जाता है तो ये मानिए कि 5 लाख उस हिसाब में। आप बताइए कि 2003 में 2 लाख आपके यहाँ रेट चल रहा था और 1.5 लाख उनके यहाँ चल रहा था। ऐसा क्या हो गया कि 2020 आते आते आपका रेट पहुंच गया 15 और उनका रेट 5 है? नहीं, आप झूठा दिखावा में ज्यादा जीते हैं, आप झूठा अहंकार में ज्यादा जीते हैं, आप झूठे शान शौकत में ज्यादा जीते हैं। हमारा बेटा यदि आर्मी में भर्ती हो गया तो दहेज लेंगे 12 लाख, तो पड़ोसी पूछेगा कितना दहेज लिए चाचा बेटा का, तो हम बोले 15 लिए और 3 बढ़ा के बोलेंगे, उसमें हम अपनी बड़प्पन समझते हैं। अब यदि पड़ोसी का भी बेटा आर्मी में रहेगा तो 15 से कम में शादी करेगा, उसका बेटा 2 साल कुंवारे रह जाएगा लेकिन 15 से कम में शादी नहीं। रेट कैसे नहीं बढ़ेगा? आपके चास में ही या बोकारो में ही देख लीजिए, बहुत सारा ऐसा मोहल्ला होगा जहां सभी समाज के लोग रहते हैं और कई ऐसे भी मोहल्ले होंगे जहां पर केवल ब्राह्मण भूमिहार समाज के लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं। ऐसा भी है कि नहीं? लेकिन जहां कॉमन लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं, वहां के जमीन का रेट देख लीजिए और जहां भूमिहार समाज या ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं वहां के जमीन का रेट देखिए। आप झूठा दिखावा में जीते हैं, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। आप 8 लाख रुपए कट्ठा जमीन लीजिएगा, कोई पूछेगा तो कहेगा 10 लाख रुपए। जमीन का रेट तो आप अपने बढ़ा देंगे और लेगा कोई ना कोई आप ही के समाज का बेटा। समस्या एक और है कि हम लोग किसको मना करें। मान लिए पांडे भैया का 2 लड़का और 2 लड़की, अभी लड़की की शादी कर दी, लड़कों की शादी करी, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे भैया बेटा का दहेज मत लीजिएगा। ये तो बोले कि बेटी का दे रहे तो उस समय आए थे मना करने के लिए। समस्या ये भी है कि हर बेटी का बाप चाहता है कि दहेज प्रथा समाप्त हो जाए, लेकिन हर बेटा का बाप चाहता है कि हमारे बेटवा के ब्याह हो जाए तभी समाप्त। ये कैसे समाप्त होगा? कैसे समाप्त होगा? इसके लिए समाज के युवाओं को आगे आना। हमने जो अब तक समझा है, जो रिसर्च किया है, बहुत रिसर्च तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की तरह नहीं किया हमने, सर गणेश दत्त की तरह तो हमने नहीं किया, राहुल संकीर्त्यायी की तरह 150 से अधिक देशों में घूम घूम कर हमने विद्या अर्जित नहीं की, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की तरह हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम रजिस्टर मुखिया जी की तरह त्याग नहीं दे सकते, लेकिन जो कुछ भी सीखा है आप लोगों के बीच में ही रहकर सीखा है। और हमें लगता है कि जो हमारे पास तर्क है वो जेनी और डीयू में बैठकर ऐसी कमरे में पीएचडी की डिग्री रखने वाले लोग भी उस तर्क को काट नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने जमीन पर बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके बीच में जाकर उनके हम वो अपना रिसर्च किया। हमें लगता है कि हमारे समाज के युवा जब तक खुद आगे नहीं आएंगे दहेज प्रथा के खिलाफ, तब तक ये समाप्त नहीं होगा। हैरानी तो तब होती है जिसका आप जमीन बेचते 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 बेचते
2-4 कट्ठा जमीन बच गया। ऐसे है कि नहीं आपके समाज में लोग जिनके पास 2-4 कट्ठा ही जमीन बचा है? और मानसिक रूप से भले ही आदमी आप जमींदार हैं, यहां से जमींदारी नहीं जा रही, लेकिन आप जमींदार थे नहीं कर, आप तो किसान कहलाने के लायक भी नहीं बचे। सरकार ने जो क्राइटेरिया तय किया है कि जिसके पास 1.5 एकड़ से अधिक जमीनें होंगी वो किसान की श्रेणी में आएगा, और जिसके पास 1.5 एकड़ से कम जमीन होगी वो मजदूर की श्रेणी में आएगा। आप बता दीजिए कि आपके गांव में कितने ऐसे घर हैं जिनका हर बेटा पर 1.5 एकड़ जमीन हिस्सा होता है। आप मजदूर की श्रेणी में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां से जमींदारी नहीं जा रही। बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। समाज के युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और जो इस तरह के गरीब हैं, हैरानी तब होती है जिसके पास 4 कट्ठा जमीन है, अब 3 बेटी शादी करने का, घर में कोई बाहरी इनकम नहीं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उसका होठ कलते हुए आंख से आंसू, और बोलता है कि समझ नहीं आ रहा है उसकी बेटी की शादी कैसे, किसका हाथ पकड़ा दे। 10 लाख से 5 लाख से कम कोई दहेज नहीं मांग रहा। अब तो बेचने के लिए खेत भी नहीं हमारे पास। तो क्या वो आपके समाज के नहीं है? केवल भाषण देने से, केवल फूल माला पहन लेने से, केवल बैलून गुब्बारा और बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम कर लेने से तो सामाजिक एकता नहीं है, समाज में बदलाव नहीं है। यहां से बदलना पड़ेगा, और यहां से बदलना पड़ेगा आपको अपने। और निश्चित रूप से जिस दिन आप बदलिएगा उस दिन आपका समाज भी बदल जाएगा, उस दिन आपका राज्य भी बदलेगा, और उस दिन आपका देश भी बदल जाएगा। लेकिन बदलाव आपको अपने भीतर लाना होगा। समाज के युवाओं को आगे आना पड़ेगा, वैसे युवा, ये नहीं कि हम खुद कुछ नहीं कर रहे और शादी कर लिए फ्री में, बाबूजी से लड़ गए कि हमको तो आजकल भैया बोले थे कि बिना दहेज का शादी करेगा। अब सिंदूर टिकुली साड़ी मिलना तो बाबूजी से पैसा मांगना पड़ रहा है। तो वो लड़का बिना दहेज के शादी करके क्या करेगा? वो और भी और जबकिया लेके चला। वैसे लड़के जो अपने पैरों पर खड़े, जो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ठेकेदारी या कुछ भी काम कर रहे हैं जीविकोपार्जन के लिए, जिनको अपने बाप से, अपने दादा से, अपने चाचा से, अपने बड़े भाई से पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं कि मेरे बीवी के लिए साड़ी चाहिए, आप पैसा दीजिए। वैसे लोग, उनको आगे आना होगा और अपने गार्जियन से, अपने पिताजी से आंखों में आंखें डालकर कहिए कि पिताजी, हम समाज में किसी गरीब के बच्चे का उद्धार करना चाहते हैं, हम उसका उद्धारक बनना चाहते हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। और यदि आपके पिताजी कहते हैं कि नहीं, हम तो तुमको पढ़ाने में 10 लाख लगाए, हम 20 लाख लेंगे, तो उसे कहिए कि मेरा दाम तय कर दीजिए कि मेरी कितनी कीमत लगाए हैं आप, मैं पूरे जीवन में कमा कमा कर आपको चुका दूंगा, लेकिन किसी गरीब के लड़की का मुझे उद्धार करना। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक केवल भाषणबाजी। रोज पिछले, मुझे लगता है कि 50 वर्षों से इस तरह की भाषणबाजी हो रही है दहेज प्रथा के खिलाफ। कहां खत्म होगा? भाषण सुनेंगे फिर चले जाएंगे, फिर वही काम। तो इससे कैसे खत्म हो जाएगा? और जो लोग सोचते हैं कि दहेज लेके ही हम अमीर बन जाएंगे, तो क्या आप अपने बेटे को इस लायक नहीं बनाए कि वो बेटा खुद से कमाकर अमीर बन सकता है? या जो युवा सोचता है कि हमको इतना दहेज मिलेगा, इसका मतलब उसके भीतर करने की इच्छा शक्ति नहीं, उसको लगता है जो ससुराल से मिलेगा उसी से हमको बस जीवन भरण पोषण करना है। लेकिन कभी उसके बारे में सोचिए जिसकी 3-4 बेटियां हैं। ऐसा तो नहीं है कि जिसकी एक बेटी है उससे लोग दहेज लेता है, जिसकी 4 बेटी है उसको फ्री में शादी कर देता है। ऐसा भी तो नहीं। ये अपने भीतर आपको बदलाव लाना होगा। और कुछ बातें जो जरूरी बातें मैं समझता हूं आप सबों के बीच में हम साझा करना चाहते हैं। आपको पता है कि जो 10% आपको EWS के आधार पर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आधार पर, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर गरीब सवर्णों को जो आरक्षण दी गई,
पिछले 8 वर्षों में न जाने हजारों बार मुझे ये सुनने को मिला होगा कि आप तो पागल हो गए, सवर्ण समाज को आरक्षण मिल सकता है, आपको तो समझ आता नहीं है। लेकिन ये आपके हट का परिणाम है, आपके जिद का परिणाम है कि आपके जिद और हट के आगे केंद्र सरकार को भी घुटना टेकना पड़ गया और 10% आरक्षण का लाभ आपको देना पड़ गया। कल तक जो सामाजिक रूप से, जो राजनीतिक रूप से आपको अछूत समझते थे, आज मीडिया में भी आपकी बातें होती हैं। आज बड़े बड़े पत्रकार और बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता खुलकर कहते हैं कि भाई हम सवर्णों की भी बात करेंगे, और ये कहीं न कहीं आपके जिद का ही परिणाम है, आपके जोश और जुनून का परिणाम है। लेकिन इसके पीछे कई लोग कहते हैं आशुतोष जी आपका दिन है, कई लोग कहते हैं कि फलाने का दिन है, लेकिन हम समझते हैं कि आपका दिन है। बिहार, झारखंड सहित पूर्वांचल को शायद मुझे लगता है कि यहाँ भी सक्रिय लोग रहे होंगे 10 अप्रैल की बंदी में। 10 अप्रैल की बंदी यहाँ भी हुई थी SC ST एक्ट के विरोध में। पूरे भारत में वो बंदी हुई थी। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों में हम अपने संगठन के माध्यम से गांव-गांव तक, गली मोहल्ला तक हम लोगों ने बंद का समर्थन कराया और बंद को सफल करवाया। पूरे भारत में एक ही वो व्यक्ति था आशुतोष, जिसके नाम पर केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था, और 10 अप्रैल को बंदी थी और 9 अप्रैल को ही गया कि इसकी चाय पीने के बहाने मुझे बुलाकर नजरबंद कर दिया, और 10 अप्रैल को रात में मुझे छोड़ा गया था जब सारी बंदी खत्म हो। लेकिन उस बंदी के दरमियान इस भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के लगभग 2200 से अधिक युवाओं पर FIR दर्ज हुए। ये उनके बलिदान का नतीजा है, जो अपने ऊपर FIR लेकर भी अपने आने वाली पीढ़ियों को हक दिलाना चाहते हैं, जो खुद के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर कष्ट लेकर भी चाहते हैं कि हम अपने समाज को उसका वास्तविक अधिकार दिला। इसका क्रेडिट पूरे समाज को देना चाहिए, हर एक जनसेवक को देना चाहिए। और लड़ाई इतने पर समाप्त नहीं होगी। पहले जो लोग कहते थे कि कभी आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, चिल्लाते रह जाएंगे आप, उन्हें भी अब विश्वास होने लग गया कि एक लड़का खड़ा हुआ, संगठन खड़ा किया, इतने लोग जुड़े और सरकार को झुकने पर मजबूर किया, 10% आरक्षण